हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th हिंदी क्षितिज का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा, इसके हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और भी बहुत कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो देखिए, अच्छे से डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। हाजिरी लेना बेसिकली अटेंडेंस, जैसे स्कूल में होती है ना अटेंडेंस की, रोल नंबर 1 2 3 इस तरीके से गिना जाता है बच्चों को। तो कांजी हाउस में क्यों किया जाता था? तो कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि आप स्कूल नहीं जाते जेल जाते हैं, यहाँ पर अलग कॉन्टेक्स्ट है। तो कांजी हाउस जो थी वो पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने ना दे। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। तो काम क्या होता था, कांजी हाउस में जो वो जानवर होते थे उनकी डेली की डेली अटेंडेंस होती थी, देखा जाता था कि कोई भाग तो नहीं गया है। नेक्स्ट है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ गया? तो इसका आंसर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आता था। तो एक तरीके से बच्ची के साथ भी बहुत गलत हो रहा था और बैलों के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। तो एक सिंपैथी बच्ची को फील होती थी उन बैलों से। क्वेश्चन 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो आंसर है, देखो, नीति विषयक मूल्य बेसिकली जो हमारी इंटेग्रिटी या फिर आप कह सकते हैं जो हमें काम करने चाहिए लाइफ में, जो अच्छा काम करना चाहिए वो है। तो इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। अगर आप बहुत ही एक्सेसिव किसी को सहते रहेंगे ना तो गधे कहलाएंगे, ये बात याद रखिए। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ हमेशा उठानी चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मेहनत करनी चाहिए हमेशा, किसी से दब के नहीं रहना चाहिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स पढ़ने को कह रहे हैं तो लड़ना शुरू कर दो, ये भी नहीं होता है। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तो हर किसी को आज़ादी के लिए काम करना चाहिए। बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये आज़ादी के टाइम का है। उस समय पे ज़्यादातर जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं उसमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो लोग गुलाम होते हैं उन पर कितना अत्याचार किया जाता है और उनके साथ कितना गलत होता है। क्वेश्चन 4 है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रयोग ना कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो सब गधा मतलब जो बिल्कुल बेवकूफ़ है, जो कुछ कर मतलब हम गधा किसे कह देते हैं कई बार, जो बिल्कुल सीधा है, जो आपकी बातों का पलट करके जवाब नहीं देता, आप उसको गधा बोल देते हैं। तो प्रेमचंद कह रहे हैं कि भाई ये बात गलत है। तो गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, मतलब गधा इक्वल टू मूर्ख, बेवकूफ़ हो गया है आजकल। परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से ना किसी को हानि पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। तो इनफैक्ट प्रेमचंद ने तो कहा कि ये गधा तो ऋषि मुनियों के बराबर है, ये तो कभी गुस्सा करता ही नहीं है। हमें इसको बेवकूफ़ ना समझकर बहुत ज़्यादा समझदार समझना चाहिए। नेक्स्ट है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो आंसर है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा की गहरी दोस्ती थी। पहली घटना,
दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते तो यह कोशिश करते कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। तो दोनों मतलब इतने पक्के दोस्त थे, वो चाहते थे कि मेरे दोस्त पे हल्का वजन जाए, मैं ज़्यादा वजन उठा लूँ। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट ना देखा गया। तो गया जो था, जब उसने हीरा को डंडा मारा तो मोती से नहीं देखा गया। उसने कहा अभी मैं बताता हूँ तुझे। एक और घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ढेलने लगे। मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो मतलब प्यार कर रहे थे, बेसिकली खेल रहे थे दोनों। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। तो मतलब सामने वाले को गुस्सा आ रहा है ना, तो फिर एक मान गया कि नहीं ठीक है, मेरे को लड़ाई नहीं करनी है। पांचवी घटना, जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में उसे नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर वो गिर पड़ा। तो बेसिकली सांड से दोनों ने मिलकर के साथ में लड़ाई करी। पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। तो हीरा तो बच सकता था, मगर जो है वो मोती के साथ पकड़ने के लिए आ गया। मतलब उसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। छठी घटना, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। फिर से एक दूसरे का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो हीरा बोलता है कि मतलब स्त्री जाति के खिलाफ हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो इससे आपको प्रेमचंद की किस दृष्टिकोण का पता लगता है? तो आंसर है लेखक। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती और ना उसके सम्मान में कमी आती है। लेकिन लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। देखिए, पहले ज़माने में तो वुमेन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता था। आज के ज़माने में भी बेसिकली आप कई बार नोटिस करेंगे ना कि वुमेन ही एक जो वुमेन है वही दूसरी वुमेन के साथ सबसे ज़्यादा बुरा कर रही होती है। तो हर किसी को भाई, हर जेंडर को हर दूसरे जेंडर का सम्मान करना चाहिए और सिमिलर एक दूसरे का भी हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट सबको ही देनी चाहिए। तो उस समय क्या था, स्त्री बहुत ज़्यादा दबी हुई थी, बहुत कमज़ोर थी। तो इसलिए प्रेमचंद बोलते हैं कि हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन 7 है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो आंसर है, किसान जीवन में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। तभी तो उसने उसके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने में आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। तो देखिए, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। दूसरे देशों की बात अलग है कि वो गाय भैंसों से आप जो भी बिहेव करते हो, मगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन जो हम किसानी के लिए भी पालते हैं और इनफैक्ट अपने पेट से भी।
नेक्स्ट है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उन लोगों ने कांजी हाउस से भगा दिया था ना, तो देखो इसका आंसर है, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना मन में ही नहीं रखता है, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप में भी दर्शाता है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है, वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उसकी जान अवश्य बचाएंगे। तो मतलब वो अपने दोस्त की भी मदद करता है, वो दूसरे लोगों की भी मदद करता है, और उसको ईश्वर पे भी पूरा विश्वास है कि ईश्वर उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसकी जान ज़रूर बचाएंगे। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब राइटर बोल रहे हैं कि उन जानवरों में कुछ ऐसी शक्ति तो थी, जो ह्यूमन खुद को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है ना, वो शक्ति इंसान में नहीं है। तो आंसर देखो, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। बातें किया करते थे आपस में। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं है। मतलब हम एक दूसरे से जलते रहते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, बट जानवर ऐसे नहीं होते हैं। वो काफ़ी मतलब फ्रेंडली भी होते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। नेक्स्ट है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो बच्ची उनको एक रोटी देती थी, बट उनकी भूख, तो बैल तो बहुत खाते हैं ना, उनकी भूख शांत नहीं होती, मगर उनको इतना अच्छा फील हुआ ना कि कोई उनसे प्यार करता है, तो उनका हृदय शांत हो जाता था। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसीलिए वे क्षुब्ध थे। मतलब उनको गुस्सा आ रहा था गया पे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय ज़रूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। तो उन्हें फील हुआ कि भाई बच्चे प्यार करते हैं हमसे। नेक्स्ट है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार रूखा सूखा खाने के लिए दिया, क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। तो बेसिकली गया जो है एक्चुअली ना, वो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। ये मतलब आप ग और काप के स्कूल में जो लिखवाया गया है ना, इन दोनों में से एक ही होगा, उस वाले को आप लोग मेंशन कर सकते हैं। मेरे को ज़्यादा क की तरफ जा रहा है ग की जगह। नेक्स्ट है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित, और वैसे वो ख़राब इंसान भी था, तभी तो वो खर्च भी नहीं करना चाहता था बैलों पे, और उसके व्यवहार से भी। ठीक है, हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार व्यक्त कीजिए। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध, उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने आवाज़ उठाई। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया, तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखा रहना पड़ा। प्रतिक्रिया मतलब आपका विचार क्या है? तो उन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उसकी मतलब उनको प्रॉब्लम भी हुई उसकी वजह से, बट उन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाई। मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया ना करते तो उनका खूब शोषण होता, खूब गलत होता उनके साथ। उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया। तो उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हाँ, ऑब्वियसली। हाँ, हीरा और मोती ने अपनी परतंत्रता को गुलामी कहेंगे, है ना, स्वतंत्रता का उल्टा। हीरा मोती ने अपनी परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयाँ सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। इससे यही संकेत मिलता है, यदि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तोड़ाकर आ जाते तो दोबारा गया के घर जाते हैं,
तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है और भूसा भी खाना पड़ता है। वहाँ से भागने पर उन्हें सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में कांजी हाउस में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना और उसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना आदि आज़ादी की लड़ाई की ओर ही संकेत करता है। उन्होंने हार नहीं मानी, वो लड़ते रहे, यही तो आज़ादी की लड़ाई है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।